हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में उषा प्रेमलता जी के प्रमुख कहानी वापसी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हम वापसी कहानी के कथानक के बारे में जानेंगे कि वापसी कहानी में क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने प्रीवियस क्लास में पहले कह चुकी हूँ कि इस कहानी के माध्यम से उषा जी ने क्या कहना चाहती है ना। इसमें इस कहानी जो वापसी कहानी जो है, इसमें क्या है ना, एक संयुक्त परिवार की विघटन की कथा है इस कहानी में। ठीक है, और इसमें एक व्यक्ति के रिटायर्ड होकर घर लौटने और पूर्ण घर छोड़कर अन्यत्र वापस वहाँ पर चले जाना, ये इस कहानी में अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, और इस कहानी में निम्न मध्यवर्गीय गृहस्थी को आधार बनाकर लिखा गया है, जो कि गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी पेशा थे। ठीक है, और वो अपने घर से दूर अकेले रहकर नौकरी करते थे और घर में पत्नी, 2 लड़के, एक बहू और एक विवाह योग्य लड़की थे। तो जब गजाधर बाबू सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर्ड होते हैं, और उनके आत्मीय उम्मीद लेकर जब अपने घर वापस आते हैं, तो जिन आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर जो घर आते थे, वो मरीचिका की तरह रह गया। ये इस कहानी में दिखने को मिलता है। ठीक है, और क्या दिखने को मिलता है कि गजाधर बाबू ने अपने घर को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते थे, किंतु उन्हें उपेक्षित वस्तु की तरह कुठर में डाल दिया जाता है। तो ये सब वापसी कहानी में दिखने को मिलता है। ठीक है, तो फिर से देखिए वापसी कहानी का कथनक क्या है ना। वापसी एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की कहानी है। मैं पहले ऑलरेडी कल कह चुकी हूँ कि वापसी एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की कहानी है। तो इसमें गजाधर बाबू 35 वर्ष की नौकरी के पश्चात अत्यंत उत्साह के साथ घर लौटते हैं। ठीक है, उन्हें अपने परिवार से बहुत स्नेह था। स्त्री और बच्चों को उन्होंने बच्चों की पढ़ाई की सुविधा की दृष्टि से शहर छोड़ दिया था, है कि नहीं। तो गजाधर वापसी कहानी में जो मुख्य नायक है वो गजाधर बाबू, वो एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी है। तो ये वापसी कहानी एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की कहानी है। ठीक है, और गजाधर बाबू 35 वर्ष की नौकरी, मतलब 35 वर्ष तक उन्हें नौकरी कर रहे थे और नौकरी के पश्चात अत्यंत उत्साह के साथ घर लौटते थे। जब वो रिटायर्ड हो गए तो उत्साह के साथ घर लौटते हैं। उन्हें अपने परिवार से बहुत प्रेम था, स्नेह था। स्त्री और बच्चों को उन्होंने बच्चों की पढ़ाई की सुविधा की दृष्टि से शहर छोड़ दिया था तथा स्वयं रेलवे क्वार्टर में रहते थे। और जिस समय गजाधर बाबू ने रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें एक परिचित संसार को छोड़ने का दुख होता है, किंतु परिचित संसार का मतलब जहाँ पर उन्होंने रेलवे कर्मचारी की तरह जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर वो इतने परिचित हो गए थे कि जब रिटायर्ड हो गए ना, तो इसीलिए परिचित संसार वहाँ था, तो उसको छूने का दुख होता है। किंतु उन्हें अपने परिवार के साथ रह सकने की जो प्रसन्नता वो भी होती है। लेकिन अपने घर में आकर
इसके विपरीत होता है। क्या होता है? उनके अकेलेपन का एहसास और गहरा हो जाता है। वे अपने घर में अपनी व्यर्थता का अनुभव करते हैं। जैसे किसी मेहमान के लिए अस्थायी चारपाई का प्रबंध कर दिया जाता है, वैसे ही उनके लिए बैठक में एक पतली सी चारपाई डाल दी गई। वो अपने पत्नी से भी बातचीत में सहानुभूति का अभाव पाते हैं और अनुभव करते हैं कि उनकी लड़की पुत्रवधू को किसी भी बात में उनका हस्तक्षेप सहन नहीं है। वैसे ही उनके लिए तो इसीलिए गजाधर बाबू की लड़की पुत्रवधू को किसी भी बात से उनका हस्तक्षेप सहन नहीं है। उनकी उपस्थित पर गजाधर बाबू के उपस्थित पर घर में ऐसी लगने लगी जिससे बैठक में उनकी चारपाई थी। उन्होंने अनुभव किया कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए धनोपार्जन का साधन मात्र है। अंत में वो किसी दूसरी नौकरी पर चले जाते हैं। तब भी पत्नी उनके साथ नहीं जाती है और उनकी उपस्थिति की प्रत्येक चारपाई कमरे से बाहर निकाल दी जाती है। जब वो चले जाते हैं तो उसी समय उनकी चारपाई कमरे में बाहर से निकाल दी जाती है। तो यह संपूर्ण कथा बहुत सुंदर ढंग से प्रेमवदा जी ने प्रस्तुत किए हैं। रोचकता आधांत बनी रहती है। पाठक को यह घर की हानि प्रतीत होती है। पीढ़ी का संघर्ष कुछ इस रूप में मुखरित हुआ कि पुरानी पीढ़ी में तो सामंजस्य का अभाव नहीं है, अपितु नई पीढ़ी में हृदयहीनता एवं पुरानी पीढ़ी के प्रति उदासीनता ही अधिक दिखाई पड़ती है। तो ये कहानी इसमें दिखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद इस कहानी के चरित्र चित्रण के बारे में यदि हम देखेंगे तो क्या लिखा गया है ना, इस कहानी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरित्र किसका है? गजाधर बाबू का ही है। प्रारंभ में ही वो एक सहृदय और स्नेही व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं, पर जाने की खुशी में भी वो एक विषाद का अनुभव करते हैं। जैसे एक परिचित स्नेह आदरमय सह संसार में उनका नाता टूट रहा हो। उनका सेवक गणेशी उनके जाने पर दुखी होता है, तो वो कहते हैं कि कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत लगाव था, किंतु जब वो यह जान लेते हैं कि वो उनके लिए धनोपार्जन के निमित्त मात्र है, तो वो चुपचाप उनके जीवन से दूर नौकरी करने चले जाते हैं। तो उनमें सामंजस्य की क्षमता का अभाव नहीं है, किंतु बच्चों के साथ गृहस्थ में रम गई है। पति को उसकी सहानुभूति की कितनी आवश्यकता है, इसका उसे जरा सा भी एहसास नहीं होता है। किसको? गजाधर बाबू के पत्नी को। नरेंद्र आधुनिक युग का वो युवक है जो पिता के साथ रहना पसंद नहीं करता है। वो माँ से कहता कि अम्मा, तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं है? तो बैठे बिठाए कुछ करते नहीं तो नौकर को ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूँ रखकर आटा पीसने जाऊंगा तो मुझ में ये नहीं होगा। तो बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़ रहे हैं, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? तो ये बात उनके बेटे गजाधर बाबू के बेटे उनके माँ को बोल रही है। तो बसंत भी पिता के टूटने के कारण उनसे भूलती तक नहीं है। उसे और उसकी भाभी को गजाधर बाबू का नौकर छुड़ाना बहुत बुरा लगता है। तो गजाधर बाबू के पूर्ण नौकरी पर चले जाने से सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस कहानी की भाषा शैली क्या है ना, इस कहानी की जो भाषा है वो एक कथ्य एवं चरित्र के पात्रों के कथ्य एवं चरित्र के अनुकूल ही है। और इस कहानी की भाषा दैनिक प्रयोग में आने वाली सरल भाषा है। उनमें संप्रेषणीयता एवं गति है। कहानी के मूल भाव स्वरूप घर में गजाधर की स्थिति को व्यक्त करने वाली भाषा का एक उदाहरण देखिए। वो क्या है? किसी भी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका।
उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। तो उनकी सारी खुशी एक उदासीनता में डूब गई। ठीक है, तो इस कहानी में संवाद यदि हम देखेंगे तो क्या है ना, इस कहानी में नाटकीयता एवं सजीवता में वृद्धि करते हैं। तो इस कहानी के संवादों की भाषा सरल है, वे सहज स्वाभाविकता से पूर्ण है तथा कथानक को गति प्रदान करते हैं। पात्र की मनस्थिति का परिचय देने में ये संवाद विशेष रूप से सहायक हुए हैं। तो उदाहरण देखिए, नरेंद्र ने थाली सरका कर कहा, मैं ऐसे खाना नहीं खा सकता। तो बसंती तुनका कर बोली, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है। तो तुमसे खाना बनाने के को कहा किसने था। नरेंद्र चिल्लाया, बाबूजी ने। तो बाबूजी की बैठे बैठे ही सूझता है। ये था संवाद। उसके बाद वातावरण कैसे था। वापसी कहानी में विघटित होते हुए एक संयुक्त परिवार को सफलतापूर्वक उभारा है। संयुक्त परिवार का एक चित्र इन पंक्ति में मिल जाएगा। अमर और उसकी बहू की शिकायत बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर वो हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो बैठाने की जगह नहीं। अमर को अब भी वो छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टूक देते हैं। तो बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फोड़पन पर ताने देती रहती है। उसके बाद कहानी के उद्देश्य के बारे में देखेंगे तो इस कहानी में विघटित होते हुए संयुक्त परिवार की झांकी प्रस्तुत की गई है। पीढ़ी संघर्ष एवं नवीन पीढ़ी की हृदयता का चित्रण लेखिका ने सफलतापूर्वक किया है। गजाधर बाबू नई पीढ़ी व पुरानी पीढ़ी के संघर्ष के संदर्भ में विवशतापूर्ण अकेलापन चुनने के लिए बाध्य है। पुराने संस्कार के कारण वो नए के साथ सामंजस्य नहीं कर पाए हैं। तो ये दृष्टिकोण एकांगी होगा। नए के पास वो सहृदय ही नहीं है जो उन्हें सामंजस्य का अवसर भी प्रदान करता है। तो इसी प्रकार कहा जा सकता है कि वापसी कहानी कला की कसौटी पर उतरती है। उसके बाद शीर्षक के बारे में देखेंगे तो कहानी का शीर्षक संक्षिप्त है किंतु प्रभावशाली होना चाहिए। इस कहानी का मूल भाव जब संक्षिप्त होते हुए एक शब्द का शब्द समूह में परिवर्तित हो जाए तो वही उसका सार्थक होता है। आलोच्य कहानी का शीर्षक कहानी की प्रमुख घटना पर आधारित है और इस कथा की मूल संवेदना को अभिव्यक्त करने सफल है। तो गजाधर बाबू 35 वर्ष के पश्चात रेलवे में नौकरी करके रिटायर्ड होते हैं। अपनी नौकरी में अधिकतर उन्हें अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है। वो स्नेह व्यक्ति थे जिस समय वो रिटायर्ड होते हैं उन्हें एक परिचित संसार को छूने का दुख होता है। ठीक है, उसके बाद इस कहानी के निष्कर्ष के बारे में यदि देखेंगे तो मैंने जो पहले कहा वही लिखा गया है, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष के बारे में देखेंगे तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि वापसी कहानी कला की कसौटी पर खरी उतरती है। यह पारिवारिक विघटन की प्रस्तुत करने वाली कहानियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कथा वस्तु, चरित्र, वातावरण, उद्देश्य आदि सभी दृष्टि से एक विशिष्ट और प्रभावी कहानी है। तो समझ में आ रही है इस कहानी के कथानक के बारे में। पहले हम इस कहानी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद उसके कथानक के बारे में, उद्देश्य के बारे में, चरित्र चित्रण के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, तो कैसे लगा ये कहानी। यदि एक कहानी आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।